चलिए अब चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड दैट्स थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. So the crowd that has studied demand and supply in 11th and 12th standard have got very much an idea कि ये chapter basically है क्या. It's one of the very important chapters and one of the very easiest chapters. Okay, चलो. So वैसे demand basically क्या होता है? ये simply किसी की इच्छा या किसी की ज़रूरत नहीं है. It's not just डिज़ायर या फिर नीड, इच्छा या फिर ज़रूरत. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स. दैट इज़, इच्छा तो होना बहुत ज़रूरी है, डिज़ायर, अबिलिटी टू पे कि मैं किसी को पैसे देना चाहती हूँ, और विलिंगनेस टू स्पेंड, है ना, कि मैं ये चाहती हूँ कि उसके ऊपर मेरा खर्चा हो. सो ये 3 चीज़ें दे आर एक्सट्रीमली नेसेसरी. एक एग्जाम्पल बताती हूँ. सपोज आप किसी छोटे बच्चे के साथ से अपने भांजे या भांजी के साथ गार्डन में गए हैं एंड दैट पर्टिकुलर किड इज क्राइंग क्योंकि उन्हें बलून चाहिए. अब आप बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, रोना बंद करो बच्चे, बलून दिला देते हैं आपको. फिर बलून वाला भी क्या करता है, अपना सेल बढ़ाने के लिए अलग अलग टॉयज, दूसरे बलून्स अपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है. तो क्या बच्चा पैसे देने वाला है? जी नहीं. द किड इज नॉट गोइंग टू पे. द किड इज नॉट. बट दैट किड हैज अ कैपेसिटी टू अफेक्ट द परचेसिंग पावर. इन ऑल द रियल सेंस परचेसिंग पावर आप है, नॉट द किड. ऐसी सिचुएशन में भी वो जो बच्चा है उसे क्यों दिखाया जा रहा है बलून? क्योंकि वो इसलिए क्योंकि वो परचेसिंग पावर के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस दिखा सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ही जोर से रोना चालू करे तो फिर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बनता. सो इसके एंड में फाइनलाइज आप करते हो कि आप 2 बलून्स खरीदोगे और फिर देखते हो कि यार वॉलेट ही नहीं है. चल, सो फार आपकी इच्छा तो है और आप पैसे देना भी चाहते हैं. फिर अब आप बोलते हो बलून वाले को, भैया आप गूगल पे लोगे क्या, मेरे पास कैश नहीं है. अब ये वाले बलून वाले अंकल के पास ना गूगल पे नहीं है, मतलब सपोज फ़ोन ही नहीं है, जो कि चांस आजकल बहुत कम है, लेकिन गूगल पे को सपोर्ट करने वाला फ़ोन ही नहीं है. तो वो बोलते नहीं यार, गूगल पे तो नहीं होगा. तो इस सिचुएशन में आप इफेक्टिवली डिमांड क्रिएट नहीं कर पाओगे क्योंकि यू आर नॉट एबल टू पे. आप स्पेंड भी करना चाहते हो, आपकी इच्छा भी है उस चीज़ को खरीदने की, बट यू आर नॉट एबल टू पे. सो डिमांड को फुलफिल करने के लिए इन तीनों चीज़ों का साथ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो डिमांड बेसिकली किस चीज़ की हो सकती है? क्या खरीद सकते हो आप खरीद सकते हो कोई कमोडिटी या सर्विस, यानी कि गुड्स या फिर सर्विसेज. गुड्स आर टैंजिबल इन नेचर, सर्विसेज आर इनटैंजिबल इन नेचर. इस डिमांड को ड्राइव करने वाला प्राइमरी फैक्टर होता है प्राइस, मतलब द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज बीइंग एक्सचेंज्ड, वो है प्राइस. कोई भी चीज़ इसीलिए खरीदी जाती है क्योंकि उसका कोई यूज़ होता है, बिकॉज सम काइंड ऑफ अ यूटिलिटी इज एसोसिएटेड विथ इट. हाँ, आप यूज़ कैसे करोगे दैट कुड बी डिफरेंट. से फॉर एग्जांपल बलून आप किसी और के लिए खरीद रहे हैं, आपकी इच्छा हुई तो वैसे आप भी खेल सकते हैं. नेटफ्लिक्स आप खेल नहीं सकते हैं, यू कैन वॉच डिफरेंट शोज़. या अमेजोन प्राइम का भी वही किस्सा है कि यू कैन वॉच डिफरेंट शोज़. फिर कंप्यूटर के ऊपर आप काम कर सकते हैं, गाड़ी आप चला सकते हैं, ग्लासेस आप पहन सकते हैं, कपड़े आप पहन सकते हैं. सो जो भी चीज़ें आप डिमांड कर रहे हैं ना, उसका कोई ना कोई यूज़ होता है एंड उसी यूज़ को सामने रखते हुए हम हमारी जेब से पैसे सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो जाते हैं. तभी फाइनली डिमांड क्रिएट होता है. तो इसका मतलब है
डिमांड के अपने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि यूटिलिटी, उसका कोई तो यूज होना चाहिए, इट्स काइंड ऑफ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, एंड रेफरेंस ऑफ टाइम एंड प्राइस बोथ आर नेसेसरी फॉर डिमांड। ये जैसे टाइम आगे जाएगा हम पढ़ते ही जाएंगे, प्राइस एंड टाइम दोनों नेसेसरी है। अभी देखो बेसिकली डिमांड ये जो फंक्शन है ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। आपके कमोडिटी की प्राइस जो आप खरीदना चाहते हो, उस कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट जो दूसरी कमोडिटी कर सकती है उसका भी प्राइस। सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब है, ऐसी दो कमोडिटीज जिनका यूटिलिटी ऑलमोस्ट सेम ही है। जैसे मेरा फेवरेट एग्जांपल है हमेशा वाला कोक एंड पेप्सी का। यूजुअली मैं टी एंड कॉफ़ी का एग्जांपल कभी नहीं देती बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिन्हें चाय बहुत पसंद है और कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, या फिर वाइस वर्सा, तो आई विल नॉट ट्रीट देम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। प्लस दोनों की टेस्ट में भी बहुत फ़र्क है, और ऐसे जो लोग जिन्हें टी और कॉफ़ी दोनों पसंद है, ये लोग भी हमेशा बोलते हैं कि यार कुछ समय पे हम टी ही प्रेफर करते हैं और कुछ समय हम कॉफ़ी ही प्रेफर करते हैं। तो आई डू नॉट ट्रीट देम एज टिपिकल सब्स्टिट्यूट्स। मुझे कोक एंड पेप्सी ज़्यादा बेटर सब्स्टिट्यूट्स लगते हैं। तो प्राइजेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, प्राइजेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स मतलब ऐसी चीज़ें जो साथ में ही यूटिलाइज हो सकती है। जैसे एग्जांपल देना चाहूँ तो कार एंड पेट्रोल, ये साथ में ही जा सकता है, इंडिपेंडेंटली दोनों में से कोई एक चीज़ का कोई यूज़ कर ही नहीं सकता। दूसरा होगा आपका सेलफोन एंड नेटफ्लिक्स, सेलफोन एंड नेटफ्लिक्स। तीसरा होगा पेन एंड इंक। खैर आजकल कोई इतना इंक पेन यूज का नहीं करता, बट रिमेंबर स्वीट ओल्ड स्कूल डेज, पेन एंड इंक। अब इसके अलावा मैं कौन सी चीज़ें कितनी खरीदूंगी और क्या प्राइस तक खरीदे जा सकती है, टू लुक एट ऑल दीज एस्पेक्ट्स कंज्यूमर का इनकम भी मैटर करेगा। एंड द लास्ट वन इज द टेस्ट एंड द प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर। मेरी कैपेसिटी है किसी चीज़ को खरीदने की, और मेरी एबिलिटी है कहीं पर स्पेंड करने की। दैट डजेंट मीन दैट उस चीज़ को मैं अल्टीमेटली खरीदने वाली हूँ, बिकॉज मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी मैटर करता है। जैसे पर्सनली आई नो कि एप्पल के प्रोडक्ट्स आर रॉकिंग ऑसम, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन दूसरे बहुत सारे लिमिटेशंस के चलते मैं खुद एप्पल के फ़ोन को यूज़ करना कभी कभी इनकन्वीनियंट फील करती हूँ। सो टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर कैन बी डिफरेंट। सो आई प्रेफर एंड्रॉयड फ़ोन्स। आप में से बहुत सारे दूसरे लोग होंगे जो एप्पल का फ़ोन यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में डालें कि डिमांड किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, उसके सब्स्टिट्यूट का और कॉम्प्लीमेंट का प्राइस, उसके अलावा आएगा मेरा इनकम कि मैं पैसे कितने कमाती हूँ, एंड द लास्ट वन इज कि मेरे लाइकिंग्स किस तरफ है, मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है। आई होप इट्स क्लियर। अब जरा देखते हैं कि डिमांड और डिजायर में क्या फर्क है। ओके, डिमांड में डिजायर तो होता ही है, लेकिन इन एडिशन टू डिजायर बंदे की कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू पे भी उसमें इंक्लूडेड है। सिर्फ इच्छा काफ़ी नहीं है, इच्छा नेसेसरी है, द डिजायर इज नेसेसरी, बट ओनली डिजायर इज नॉट सफिशिएंट। तो डिजायर में क्या है, इट्स जस्ट द विश कि मुझे कुछ चाहिए। हम में से कितने लोगों को फरारी चाहिए? सभी को चाहिए। वी ऑल हैव अ डिजायर टू बाय अ फरारी, बट हाउ मेनी ऑफ अस कैन बाय दैट कार एक्चुअली? दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हमारा इनकम। मतलब इन शॉर्ट इसके बाद जो बात है वो पैसे पर फंसी रहेगी। सो सिर्फ डिजायर काफ़ी नहीं है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दैट डिजायर टू डिमांड, आपको बीच में एक ब्रिज बांधना होगा, और उस ब्रिज का नाम है पैसा स्पेंड करना। आई होप इट इज क्लियर। चलो आगे चलते हैं। डिमांड में सेकंड होगा इट इज रिलेटिव, मतलब
ये एब्सोल्यूट कम ही केसेस में होगा। रिलेटिव मतलब क्या होगा, जो प्राइस है वो डिसाइड करेगी कि वो चीज़ आपको कितनी चाहिए। दैट्स नॉट गोइंग टू बी ट्रू इन केस ऑफ कमोडिटीज़ लाइक कॉमन सॉल्ट। वो तो आप उतना ही खरीदेंगे, जस्ट बिकॉज बहुत सस्ता मिल गया तो मेन कोर्स में भी नहीं खाएंगे, और बहुत महंगा मिल गया तो खाना ही बंद किया, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं एक अच्छा एग्जांपल देना चाहूँ तो होगा कि कहीं पे सेल लगा हुआ है तो आप कम प्राइसेस में मिल रही हैं इसलिए ज़्यादा चीज़ें खरीद के लाते हो, मतलब आप डिमांड बढ़ा देते हो। और जहाँ पे सेल नहीं लगा है और चीज़ें काफ़ी महंगी है और प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा है, तब आप कम चीज़ें खरीद के लाते हो, यानी कि अपना डिमांड क्या कर देते हो, घटा देते हो। तो प्राइस इज वेरी मच रिलेटेड। डिज़ायर, इच्छा के भैया ऐसे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यू कैन सिंपली डिज़ायर एनीथिंग इन द वर्ल्ड। सो प्राइजेस का बंधन नहीं है इसके ऊपर। सिर्फ डिज़ायर की मैं बात करूँ तो यू कैन लिटरली डिज़ायर एनीथिंग इन द वर्ल्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्राइस। ओके, अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो डिमांड की बात अब पैसों पर आ जाती है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेस आपके पास है कि नहीं है। वही डिज़ायर, मैंने जैसे कि अभी मैंने बोला कि एब्सोल्युटली यू कैन डिज़ायर एनीथिंग इन द वर्ल्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस प्राइस। तो डिज़ायर के ऊपर किसी चीज़ का कोई बंधन नहीं है, लेकिन डिमांड के ऊपर है कि डिज़ायर के बाद उसमें पैसों की बात भी करनी चाहिए। फेयर। अब लास्ट देखते हैं। डिमांड बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करता है इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन इन द नेशन, कि लोग जब एक्चुअली में डिमांड करते हैं तो पैसे स्पेंड होते हैं, एंड दैट्स वेयर सप्लायर गेट्स मोर ऑर्डर्स, और ये सप्लायर्स फिर अल्टीमेटली ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदते हैं, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। ओवरऑल जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। अब प्रोडक्शन क्या होता है? It is a process of conversion of input to output using certain factors of production जैसे land, labor, capital and entrepreneurship. Land, labor, capital and entrepreneurship. ये चारों चीज़ों के ऊपर हम कुछ अगले चैप्टर्स में बात करने वाले हैं। सो फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप रजिस्टर कर दीजिए, फिर हम आगे जाएंगे। चलो, अब फोर्थ है डिज़ायर विल ब्रिंग ओनली फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि इसका निगेटिव इम्पैक्ट होता है। ऐसा क्यों है? कोई चीज़ जो आपको चाहिए और मिलती नहीं है तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव थिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हैप्पीनेस इंडेक्स, एंड डेफिनेटली ये क्या है, कभी कभी बहुत नेगेटिव एक्ट करती है। अगर मैं अपने नज़रिए से बोलूँ तो डिज़ायर समटाइम्स एक्ट्स एज अ वेरी पॉजिटिव ड्राइवर बिहाइंड सर्टन अचीवमेंट्स। अगर कोई अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड ना सोचे और उसके लिए एफर्ट्स ना ले तो प्रोबेबली कभी कोई बहुत गरीब बंदा बहुत रिच बन ही नहीं पाएगा, तो कभी कोई बिल गेट्स होता ही नहीं, तो कभी कोई स्टीव जॉब्स होता ही नहीं। सो यस, मैं हमेशा नहीं बोलूँगी कि डिज़ायर्स बहुत नेगेटिव ही होते हैं। डिज़ायर्स समटाइम्स दे पुश अस टुवर्ड्स अचीविंग ग्रेट थिंग्स इन द वर्ल्ड। जैसे एप्पल, जिस तरीके की क्वालिटी एप्पल देता है, डेफिनेटली यू कैन नॉट बीट द क्वालिटी। हाँ, ये थोड़ा बैटरी को लेके थोड़ा लोग चू चू करते रहते हैं कि अब बैटरी का प्रॉब्लम है, जल्दी डिस्चार्ज होता है वगैरह वगैरह, बट कोई बात नहीं। यस, अगर मैं फिर भी ऑनेस्टली पूछूं कि बेस्ट क्वालिटी के सेलफोन्स कौन सी कंपनी बनाती है, तो नो वंडर, नो विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, हर कोई मान लेगा कि वो एप्पल के ही फ़ोन्स हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब बात करेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का क्या मतलब होता है? ये बेसिकली एक टेबल के रूप में हम देखेंगे कि प्राइजेस जैसे फ्लक्चुएट होंगी वैसे वैसे डिमांड भी फ्लक्चुएट होगा। यूजुअली ये मानना है कि प्राइजेस बढ़ जाने पर लोग कम चीज़ें डिमांड करते हैं, कम चीज़ें खरीदते हैं।
तो वही आपको देखने को मिलेगा। अब आप इस टेबल पे देखेंगे तो पता चलेगा कि 10 to 17 यानी कि देयर इज इंक्रीज इन प्राइस, एंड एट द सेम टाइम जो डिमांड है वो 10 किलो से गिर के हो रही है 0.5 kg। सो इन शॉर्ट, जहाँ पे प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, क्वांटिटी डिमांडेड इज डिक्रीजिंग, एंड विथ दैट मैं ये डिक्लेयर करूँगी कि कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट यानी कि सेटेरिस पेरिबस। अब सेटेरिस पेरिबस ये क्या प्रिंसिपल है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। उसका मतलब होता है कि वी विल अज्यूम दैट एक्सेप्ट फॉर प्राइस एंड डिमांड कि बाकी की चीज़ें बदलने नहीं वाली हैं, जो इन रियलिटी सच नहीं होता है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसमें बहुत वाइड डिस्कशन नहीं होता है। हम लोग कोई पर्टिकुलर छोटा सा टॉपिक लेते हैं और उसी के बारे में बात करते हैं और ये मान लेते हैं कि बाकी की दुनिया में कोई चीज़ नहीं बदल रही है, जो कि सच नहीं होता है। ये बस एक अजम्पशन है। जब मैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में बात कर रही हूँ तो इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी इसके ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। जैसे मेरे फ्रेंड्स क्या यूज़ करते हैं, ऑलराइट, या फिर मेरे पड़ोसी क्या यूज़ करते हैं, या फिर मेरे पेरेंट्स क्या एडवाइस करते हैं, या फिर मैं मार्केट में क्या ज़्यादा देखती हूँ, या फिर मुझे पर्सनली क्या पसंद है। इफ़ यू लाइक सर्टन काइंड ऑफ अ कमोडिटी तो थोड़ा ज़्यादा प्राइस देकर भी आप उसे खरीदने के लिए रेडी होते हैं। सो सिर्फ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड को ऐसे आइसोलेशन में आप नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। वी अज्यूम यहाँ पर कि सेटेरिस पेरिबस होल्ड्स गुड। मतलब क्या, मतलब अगर मैं प्राइजेस और डिमांड के बारे में बात कर रही हूँ तो आई विल अज्यूम कि बाकी की चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है। चलो, तो मुझे पता चल गया शुगर खरीद रही हूँ मैं एट डिफरेंट प्राइजेस। वैसे खानी तो नहीं चाहिए, ओके। तो प्राइजेस बढ़ने पर हम धीरे धीरे क्या करते हैं, डिमांड कम करते हैं। अब अगर इसे हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट किया तो कुछ ऐसा बनेगा मेरा ग्राफ। क्लियरली प्राइजेस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में क्या है, निगेटिव रिलेशनशिप है। सो बस इससे एक चीज़ और क्लियर होती है कि नेगेटिव रिलेशनशिप होने पर ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और लेफ्ट वाला पार्ट ऊपर होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो ये भी हमने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है, लेकिन अच्छे से पढ़ना और कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चल, अब एक्सप्लेनेशन हमने काफ़ी कर दिया कि प्राइजेस बढ़ने पर हम कम चीज़ें डिमांड करते हैं, प्राइजेस कम होने पर ज़्यादा चीज़ें डिमांड करते हैं, जो हमेशा सच नहीं होता है। इट मे नॉट बी ऑलवेज ट्रू बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइजेस तो कम ही हो रहे हैं मार्केट में शुगर के, समझो, और मुझे डायबिटीज़ हो जाए, अब प्रोबेबली मैं ख़रीदना बंद ही करूँ। तो सिर्फ प्राइस एंड डिमांड के ऊपर नहीं, बहुत सारी दूसरी चीज़ों के ऊपर अल्टीमेटली मैं खरीदूंगी क्या, वो मैटर करता है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। अब ये मेरे अकेले की बात हो गई, अब मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में क्या होता है, मार्केट में तो सिर्फ शुगर नहीं बिकता, बहुत सारी कमोडिटीज़ बिकती है। शुगर के साथ समझो स्कूल बैग्स भी बिक रहे हैं, नोटबुक्स भी बिक रहे हैं, जीन्स बिक रही हैं, बहुत सारी टी शर्ट्स बिक रहे हैं। तो किसी मार्केट को स्टडी करने के लिए हम लोग पता है क्या करेंगे, अलग अलग कमोडिटीज़ की बात करेंगे और उनमें ट्रेंड्स कैसे चेंज होते हैं वो देखेंगे। कि ए जो है, मतलब ओवरऑल ए, बी और सी 3 कमोडिटीज़ हैं जिनमें प्राइजेस 4 से घट के 1 हो रहे हैं। अगर प्राइस कम हो रही है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से कि मेरा डिमांड बढ़ जाना चाहिए। सो येस, डेफिनेटली आई सी दैट 4 रुपये की मैं एक चीज़ खरीद रही थी और 1 रुपये की 5 चीज़ें खरीद रही हूँ। बी में भी वही ट्रेंड दिखता है और सी में भी वही दिखता है। टोटल डिमांड में मैं हर केस में ए, बी और सी का डिमांड ऐड करूँगी। ओके, सो ये एक्चुअली में बहुत इजी है। लॉजिक बस इसके पीछे यही है कि मार्केट में सिर्फ एक चीज़ नहीं बिकती, मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं। और जिस तरीके का मॉल कल्चर चल रहा है फ़िलहाल में,
लोग पीयर प्रेशर में तो 50 की चीज़ 1000 में भी खरीद के आते हैं। स्पेशली गर्ल्स, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि शॉपिंग कैन बी आपके लिए एक्टिंग एज अ स्ट्रेस बस्टर। स्ट्रेस को बस्ट करने के लिए और भी दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिम जाना, अच्छा एक्सरसाइज करना, अच्छे बुक्स पढ़ना, म्यूज़िक सुनना। उसके लिए बहुत ज़्यादा हेवी शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और 50 की चीज़ 1000 रुपये में लाने में तो कोई पॉइंट ही नहीं है। एक और बात जो मैं हमेशा ऑब्जर्व करती हूँ, अगर हमारा 5-6 लोगों का ग्रुप है ना, उसमें कोई एक मेंबर ऐसा हमेशा होता है जो सच में 50 रुपये की चीज़ 1000 में खरीद के लाता है। ये बात हमें पता भी होती है, वो देख के हमारे मन में आता भी है, यार इसमें 1000 रुपया देने लायक क्या है, मतलब सच में कुछ नहीं है। अगर लोकल मार्केट में चले जाए तो बहुत सस्ते में मिल जाएगा। लाइक वी ऑल नो दिस। सो नॉट जस्ट बिकॉज ये पैसे आपके पेरेंट्स के हैं, आपके खुद के भी जब पैसे आएंगे तो मेक श्योर आप बहुत प्रूडेंटली खर्चा करें। वॉरेन बफेट एक बहुत प्यारा स्टेटमेंट बोलते हैं जो मुझे बहुत पसंद है आज भी। उनका स्टेटमेंट ये है कि डू नॉट बाय द थिंग्स दैट यू डोंट नीड, डू नॉट स्पेंड ऑन द थिंग्स दैट यू डोंट नीड। एक्चुअली डोंट नीड मतलब क्या, ऐसे चीज़ों के ऊपर स्पेंड ना कीजिए जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ऑलरेडी 5 अलग अलग जूते हैं, जस्ट बिकॉज आपको पसंद आया और आपकी जेब में पैसे हैं, आप खरीद के मत लाइए। थिंक वेदर आपके लिए उसे खरीदना कितना ज़रूरी है। आगे मैंने बताया नहीं, उसके आगे आधा स्टेटमेंट और है। इफ़ यू स्पेंड ऑन सच थिंग्स, फ्यूचर में शायद से आपको वो चीज़ें बेचने की ज़रूरत पड़े जिनमें अदर एक कैपेसिटी है कि आपके नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल हो सके, आपके नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल कर सके। सो इंग्लिश में अगर मैं जोड़ दूँ तो व्हाट ही सेड वाज, इफ़ यू स्पेंड ऑन द थिंग्स यू डोंट नीड, यू विल हैव टू सेल द थिंग्स यू एक्चुअली नीड इन फ्यूचर। आपको ऐसी चीज़ें बेचनी पड़ सकती है जिनकी एक्चुअली आपको ज़रूरत है। सो जहाँ पे मौका मिले प्लीज़ पैसे बचाइए। आज भी वॉरेन बफेट जो दुनिया के बहुत अमीर आदमियों से एक है, ये 2 BHK घर में रहते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना सॉर्टेड थॉट प्रोसेस है ये। आई होप इट इज़ क्लियर। यहाँ कुछ चीज़ें ध्यान में रखिए। ओके, सो ABC का भी ग्राफ भैया कुछ ऐसा ही आया, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये एक्सप्लेनेशन है मेरा। क्या ऐसा क्यों होता है कि ग्राफ ऐसा क्यों होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उसमें नेगेटिव रिलेशनशिप क्यों होता है? पहला तो है लॉ ऑफ DMU। ओके, सो लॉ ऑफ DMU क्या बोलता है, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में किया है, तो यहाँ पर मैं फिर से उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं करूँगी। कि MU विल गो ऑन डिमिनिशिंग, जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स आपके पास आते जाएंगे, सो जैसे स्टॉक आप बढ़ा दोगे, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होता जाएगा। तो ऑब्वियसली यूटिलिटी बढ़ाने के लिए हम ज़्यादा चीज़ें खरीद लेते हैं। वी बाय मोर व्हेन द प्राइस फॉल्स। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि इस समय आपको थोड़ा सा अगर ज़रूरत लगता है कि चैप्टर 1 से हम लॉ ऑफ DMU एक बार रिवाइज कर लें, तो प्लीज़ गो बैक टू द वीडियो, वहाँ पे एक बार देख लीजिए एंड फिर यहाँ पर आपको बहुत अच्छा कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इनकम इफेक्ट। अब डेफिनेटली यहाँ पर क्या होता है, जब प्राइस नीचे गिर जाती है तो हमारी खरीदने की पावर बढ़ जाती है, ये यानी कि परचेसिंग पावर इज इंक्रीजिंग ऑटोमेटिकली, है ना। कम प्राइस पे चीज़ें हम खरीदने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें आती हैं। मतलब क्या, अगर 200 रुपये के 4 नोटबुक्स मिल रहे हैं और मैं आपको डिस्काउंट में ये बता दूं कि आज से 200 रुपये के 6 नोटबुक्स मिलेंगे, सो ऑब्वियसली अब प्राइजेस कम होने की वजह से आपने 4 की जगह 6 चीज़ें खरीद ली, एंड दैट इज़ वाई योर परचेसिंग पावर इज क्लियरली इंक्रीजिंग एज द प्राइजेस आर फॉलिंग। अब ये टोटल प्राइस है गाइस, 200 रुपये की 4 नोटबुक्स, मतलब ये 50 रुपये का एक नोटबुक है पहले केस में, और 200 रुपये की 6 नोटबुक्स
तो ये अराउंड 33.33 रुपीज़ की एक नोटबुक है अप्रोक्सीमेटली. सो प्राइस पर यूनिट इज ड्रॉपिंग. अगला है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. अब यहाँ पे क्या है, सपोज कोक एंड पेप्सी की बात करूँ, सो फिलहाल दोनों कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं, तो दोनों का प्राइस छोटी बॉटल का है 10 रुपीज़. गाइस कोक एंड पेप्सी एक्सट्रीमली अनहेल्दी है. आई डू नॉट प्रमोट ईदर ऑफ देम. मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ. ओके तो कल को लगता है यार कोक का यार बहुत ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है, हमारा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी बहुत हाई रहता है, हम प्राइस जो है ना 10 से बढ़ा के 15 कर देंगे. अब लोग क्या सोचने लगेंगे, उन्हें हमेशा क्वालिटी या टेस्ट एंड प्रेफरेंस से कोई मतलब नहीं होता है. अब 5 रुपये का डिफरेंस इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस. नाउ पीपल इंस्टेड ऑफ बाइंग कोक विल स्टार्ट बाइंग पेप्सी. क्यों? 15 रुपये की जगह 10 रुपये ही सिर्फ स्पेंड करने हैं. तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या बोला है, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, यानी कि कोक का प्राइस बढ़ गया 10 से 15 हो गया, सब्स्टिट्यूट्स आर रिलेटिवली चीपर, है ना, पेप्सी सस्ता है, तो कंज्यूमर विल ऑटोमेटिकली बाय मोर यूनिट्स ऑफ अ सब्स्टिट्यूट. तो कंज्यूमर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सब्स्टिट्यूट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा. सो दैट्स इजी. अगला है मल्टीपर्पज यूजेस. ओके सो मल्टीपर्पज कमोडिटी के बारे में क्या होता है, इट्स डिमांड विल राइज विथ अ फॉल इन प्राइस एंड डिमांड विल फॉल विथ अ राइज इन प्राइस. क्या होगा इसमें, केस में भी कैसा है कि डिमांड बढ़ेगा अगर प्राइस कम होता है एंड डिमांड कम हो जाएगा अगर प्राइस बढ़ जाता है. सो मल्टीपर्पज यूजेस भी है, तब भी द रूल इज एप्लीकेबल. अब न्यू बायर्स. सो कभी कभी क्या होता है, इनिशियली चीज़ें इतनी कॉस्टली होती है कि इट्स बियॉन्ड द यूज ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, कि वो रादर बियॉन्ड द रीच ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, यूज नहीं, रीच. जैसे फॉर एग्जाम्पल इनिशियली नेटफ्लिक्स क्या कर रहा था, 800 रुपये में सब्सक्रिप्शंस बेच रहा था, एंड आप किन्हीं भी 4 या 5 लोगों के साथ एक सब्सक्रिप्शन जो 800 रुपये का है वो शेयर कर सकते हो, ऐसा नॉर्म था. अब ज़रूरी नहीं है कि मुझे ऐसे लोग मिल ही जाए जो 800 रुपये मेरे साथ बांटने के लिए, शेयर करने के लिए रेडी हो जाए. तो इसके ऊपर उपाय लाते हुए नेटफ्लिक्स ने क्या किया कि अब आपको 800 रुपये कलेक्टिवली देने की ज़रूरत नहीं है. अब आप क्या पता है कर सकते हो, आप सिंपली अब खुद के लिए 199 रुपीज़ का प्लान ले सकते हो, जो आपको किसी के साथ बांटने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने फ़ोन पर देख सकते हो. तो अब 800 रुपये जमा करो और फिर शेयरिंग करो, ऐसे बहुत सारे लोग करते थे. अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है. अगर मुझे इंडिपेंडेंटली चाहिए तो 200 रुपये में काम हो जाएगा. सो चीज़ें सस्ती करने पर नए लोगों को ट्राई करने में मज़ा आता है, एंड दैट इज़ वाई डिमांड बढ़ जाता है जब प्राइस गिर जाता है. ओके तो ओल्ड बायर्स के साथ क्या होता है, ओल्ड बायर्स दे ट्राई बाइंग मोर ऑफ अ कमोडिटी. मतलब क्या, सपोज किसी कमोडिटी का प्राइस फिलहाल में है 100 रुपया, है ना, तो मैं उसके ऊपर उसके लिए खरीदी थी 2 यूनिट्स. अब प्राइस घट के होता है 50 रुपया, कुछ सेल चल रहा है, डिस्काउंट दे रही हूँ, तो दिखेगा क्या पता है कि प्राइसेस कम हो गए हैं, मैं ऑलरेडी उस चीज़ को खरीद चुकी हूँ, मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ, और मुझे वो कमोडिटी सच में बहुत कन्वीनियंट लगी, पसंद आई. तो अब मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ 2 यूनिट्स आई स्टार्टेड बाइंग 4 यूनिट्स. स्पेशली ये क्लोथिंग के बारे में एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि आप प्राइसेस गिरा देते हो ना, वहाँ पर लोग बिना कुछ सोचे समझे बहुत सारे कपड़े खरीद के लाते हैं. क्यों? दे हैव ऑलरेडी नोन दैट ब्रांड फॉर अ वाइल, और वही ब्रांड अगर थोड़ा प्राइस गिरा दे, डिस्काउंट दे दे,
या कहीं पे कूपन्स प्रोवाइड करें, तो पीपल विदाउट एनी हेजिटेशन ट्राई बाइंग मोर नंबर ऑफ यूनिट्स of the same brand because they have already tried that brand and they already know that the product is really suitable for their all the needs. So I hope it is clear, है ना? तो ये हो गया ओल्ड बायर्स का परसेप्शन. क्या लॉ ऑफ डिमांड जो बोलता है कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, डिमांड विल इंक्रीज इफ द प्राइजेस फॉल एंड डिमांड विल डिक्रीज इफ द प्राइजेस इंक्रीज. डज इट ऑलवेज होल्ड गुड? नहीं, हमेशा रिलेशनशिप इनवर्स नहीं होता है, कभी कभी स्पेक्यूलेशन भी होती है. स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या है? मेरे फ्यूचर के बारे में कुछ एक्सपेक्टेशंस है, उन्हें स्पेक्यूलेशंस बोलेंगे. व्हाट डज इट मीन? सपोज मुझे कोई कार खरीदनी है जिसकी प्राइस फिलहाल है 10 लाख रुपया. ओके, अब मुझे पता चल जाता है कि फ्यूचर में ना ये प्राइस से अगले ही महीने में कंपनी इन प्राइजेस को बढ़ाने वाली है एंड वो 11 लाख रुपए में होने वाली है. तो पता है अगर मेरा प्लान अगले महीने भी खरीदने का है ना, मैं कुछ भी करके इसी महीने में खरीद डालूंगी. ऐसा क्यों है? बिकॉज आई नो कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है. सो रादर देन स्पेंडिंग मोर मनी इन फ्यूचर आई विल स्पेंड लेस मनी एट द मोमेंट और पैसे कहीं से भी मैनेज कर लूँगी. सो मेरा जो डिमांड है इट इज़ क्लियरली बेस्ड ऑन द स्पेक्यूलेशन, यानी कि माई एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर. अगर मुझे ऐसा पता चलता है कि इंस्टेड ऑफ 10 लाख रुपीज़ अब प्राइस घट के 9 लाख होने वाला है, तो मैं रादर देन बाइंग इट इन दिस मंथ आई विल वेट अंटिल द नेक्स्ट मंथ. आई विल वेट फॉर द प्राइजेस टू फॉल टू 9 लाख रुपीज़ and then only I will purchase the car. तो आपको समझ में आया कि मैं डिमांड कैसे शिफ्ट कर रही हूँ, कैसे मेरे मूव्स चल रहे हैं. कि 11 लाख होने वाली है तो आज ही खरीद लो, 9 लाख होने वाली है तो भैया वेट कर लो. सो आई होप इट इज क्लियर. सो डिमांड के ऊपर ये चीज़ें भी असर डालती हैं. ओके, इसके अलावा एक और ये होता है, ये तो कार हो गया, यहाँ पे हम ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदते हैं. लेकिन अगर कमोडिटी कुछ ऐसी है जैसे कोई फल है या अनियंस है, अनियंस एक सबसे फेमस एग्जांपल है कि समझो अनियंस की प्राइस अब बढ़ते ही मुझे जा रही है और मुझे पता है कि अनियन बहुत महंगे भी होते हैं. सो प्राइस बढ़ भी रही है ना तो भी मैं बहुत सारा अनियन खरीद के रखूंगी क्योंकि मुझे पता है इससे भी ज़्यादा बढ़ेंगी. सो आई होप इट इज़ क्लियर. सो दो द प्राइजेस आर इंक्रीजिंग माई डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज आई नो कि फ्यूचर में और भी प्राइजेस बढ़ने वाले हैं. सो ये चीज़ भी इसके ऊपर असर डालती है कि मेरा स्पेक्यूलेशन, मेरा एक्सपेक्टेशन फ्यूचर के बारे में क्या है. ओके, सो स्पेक्यूलेशन काइंड ऑफ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. स्टेटस सिंबल एंड स्टेटस वैल्यू के बारे में बात करते हैं. यहाँ पर एक बात सुन के आपको हंसी आएगी. 1800 के ज़माने में ना एल्यूमिनियम वॉज कॉस्टलियर दैन गोल्ड. तो फ्रांस के राजा ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी. उसमें जो लोग बहुत ऊपर का ओहदा रखते थे, जो बहुत क्या बोलूं प्रेस्टीजियस लोग थे, उन्हें खाने के लिए एल्यूमिनियम की कटलरीज थी. और जो कंपैरेटिवली नीचे वाला ओहदा रखते हैं उन्हें खाने के लिए गोल्ड एंड सिल्वर की कटलरीज थी. क्योंकि 1800 में एल्यूमिनियम का मिलना बहुत डिफ़िकल्ट था एज कम्पेयर टू गोल्ड. अगर वो राजा जी आज जिंदा होते तो बड़ा चक्कर आता उन्हें, बिकॉज आज सिचुएशन एकदम ही उल्टा है. हर घर में कितना सारा एल्यूमिनियम देखने को मिलता है. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, डायमंड्स की बात करें. इसमें अगर एक डायमंड की मैं क्लियरली बात करूं तो डायमंड सच बोलूँ तो किसी काम का नहीं है. सच वो कोई नेसेसिटी फुलफिल नहीं करता. लेकिन सिंस दे हैव अ स्टेटस सिंबल कि आपके पास अगर डायमंड है तो आप बहुत रिच हैं, या फिर रोलेक्स की घड़ी है. तो बीच में अगर एक जो भी आया था, रोलेक्स और फास्ट ट्रैक में क्या फ़र्क है? फास्ट ट्रैक इंसान को टाइम बताता है और रोलेक्स इंसान का टाइम बताता है कि अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, रॉकिंग चल रहा है. सो आई होप इट्स क्लियर. बहुत कॉस्टली आती है रोलेक्स की घड़ी. ओके, सो जहाँ पे स्टेटस सिंबल की मैं बात करूँ
तो वहाँ पर प्राइजेस ज़्यादा होने के बावजूद पीपल स्पेंड अ लॉट। अब ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज ऐसी चीज़ होने पर सबको लगता है कि आप बहुत रिच हैं, आपके बारे में लोगों के मन में रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। सो ये चीज़ों को सामने रखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि लॉ और डिमांड के लिए ये एक एक्सेप्शन है। प्राइजेस बढ़ने पर भी डिमांड बढ़ जाता है, वो कम नहीं होता। ओके, सो अब अगला जो टॉपिक है गिफिन पैराडॉक्स, उसके लिए मैं रिकॉर्ड करूँगी अगला सेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर नाउ एंड ऑल द बेस्ट।